हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर तो हमारा ख़त्म होने को था तो आज की हमारी वीडियो जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा और इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कार्य शक्ति ऊर्जा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था बल, गति के नियम, बल। तो ठीक है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने से क्या होता है, कोई भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो बल लगाने पर यदि विस्थापन हो तो क्या हो जाएगा। मान लो किसी भी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर उस वस्तु में विस्थापन हो तब उसे हम क्या कहेंगे, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, कहीं सोचिए। ठीक, उसको हम बोलेंगे कार्य। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, कोई अपना काम कर रहा है। आप होमवर्क करते हैं, होमवर्क में स्कूल से जो होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क करते हैं। बहुत सारे कार्य हैं दैनिक जीवन में, लेकिन कार्य कब कंप्लीट माना जाएगा। अब हम साइंस की भाषा में आते हैं, फिजिक्स की भाषा में, कि कार्य कब कंप्लीट होगा, कार्य को कंप्लीट होना कब माना जाएगा। कार्य को कंप्लीट होना या कार्य होना तभी माना जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु डिस्प्लेस हो, विस्थापित हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कि जब विज्ञान की भाषा में हम क्या करेंगे, जब वस्तु पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड हो। ओके, तो आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स की क्लासेस में कार्य शक्ति ऊर्जा हमारी टॉपिक है। अब हम इसको कार्य को थोड़ा डिटेल्स करेंगे, इसके बाद और भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में और ध्यान से देखिए कि कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा, कार्य क्या एक दूसरे से सिमिलर है कि डिसिमिलर है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो लिख लीजिए, चलिए। विज्ञान की भाषा में कार्य तभी होना जाता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाने पर उस वस्तु में विस्थापन हो। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्क इज सेड, क्या लिखोगे, इन लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू certain distance। ठीक है, तो कार्य, बल, विस्थापन। ठीक, बल लगाने से विस्थापित होना। तो कार्य एक कैसी राशि है, कार्य एक अदिश होगी कि सदिश राशि है, अदिश राशि है। दो सदिशों का अदिश है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों के सदिश गुणनफल में हमने समझाया था, अदिश और सदिश राशि। तो कार्य को हम मान लो किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, बल एक सदिश राशि है, किसी वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, बल। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बल की दिशा में ही डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक, कितना हो रहा है, एस। ठीक है, तो ये हो गया एक कार्य। ये सिमिलर आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। ठीक, अब आपने 11th में जैसे ही शुरुआती के चैप्टर में पढ़ा होगा, ये कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लो कोई दो वस्तु हो ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट वो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो जाहिर है यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब ये हो गया, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द एस कॉस थीटा, दीज आर कंपोनेंट। आपको कंपोनेंट माने कि उसको घटक दो प्रकार के होते हैं ना, एक लंबवत और एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे। चलिए लिख लीजिए, क्या लिखे आपने, कि विज्ञान की भाषा में कार्य का होना तभी माना जाता है जब बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू certain डिस्टेंस। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि यदि किसी वस्तु पर, क्या देखेंगे अब आगे हम ये देखते हैं, यदि किसी वस्तु बल लगाने पर विस्थापन, देखिए किसी वस्तु बल लगा रहे हैं तो लंबवत हो विस्थापन, ठीक, तो कोई कार्य नहीं होता है।
यदि किसी वस्तु पर हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो कार्य नहीं होता है। जैसे कोई कुली, ये कार्य के प्रकार में भी अपन देखेंगे। 9th में मैंने, आप लोग जो 9th से मेरे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, उन लोग आपको मैं बोला था कि कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डिटेल्स में आप 11th में पढ़ेंगे। होता वही है, कोई चीज़ को हम शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, जब आप छोटे थे, याद करिए नर्सरी में थे, है ना, फिर आप नर्सरी के बाद UKG LKG जो भी पढ़े होंगे, फिर क्लास 1 में आए होंगे, आप ABCD पढ़े होंगे, डांट खाए होंगे टीचर से, आपको संडे मंडे ट्यूसडे की स्पेलिंग रटवाए होंगे, वाट है ना, पहले आपको ABC लिखवाएंगे, ABCD, फिर उससे वर्ड बनाना सिखाए होंगे, तब आप कहीं जाके, अब भी इतना थ्रू आउट में जो बोलता हो तो लिख पाते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए बेसिक ज्ञान, जो बेसिक ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने ने जो 9th में पढ़ा था बेसिक ज्ञान था, उसका डिटेल्स हम क्या कर रहे हैं 11th में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि कार्य के प्रकार भी होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में देखेंगे, यदि कोई कुली अपने सिर पर सामान रख कर लेके जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, माने इसमें कोई कार्य नहीं होता, W=0। कैसे, इसको अपन देखेंगे। तो किसी भी कार्य को कंप्लीटेड होने के लिए, किसी भी कार्य को कंप्लीट कब माना जाएगा, ये नहीं कि मैंने रोटी बना दिया मेरा काम कंप्लीट हो गया, कार्य नहीं था, ठीक है, मैंने पोछा लगा दिया कार्य हो गया, मैंने, तो कार्य होने के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है। Further we will see that if the displacement produces at right angles to the force, then also no work is done. The work is said to be done only if the following 2 conditions are fulfilled. तो कार्य को होना के लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है, ठीक। क्या होगा, पहला, गुड, फोर्स लगाना, ठीक है, क्या लगाना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी या अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी, बल लगाना। नंबर 2 क्या होगा, बल की दिशा के लंबवत, दिशा के अतिरिक्त, क्या हुआ, मैंने बताया जब परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट तो नो वर्क डन। तो बल के लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में वस्तु का विस्थापन होगा, तभी कार्य माना जाएगा। क्या बोला मैंने, कार्य को पूर्ण होने के लिए किन 2 शर्तों को बताना, पहला बल लगाना, और विस्थापन जो होगा परपेंडिकुलर ना होगा, किसी अदर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तभी हम कार्य, क्योंकि यदि कार्य परपेंडिकुलर होता, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, वर्क इज एट 0, नो वर्क डन, ठीक, कंप्लीटेड बाय। तो 2 चीजें हमने देखा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन एनी, क्या बोला, displacement must be produced in any direction except at right angles to the direction of applied force, ओके। तो ये चीज हमने देखा कि कार्य के, है ना, के लिए। अब हम देखते हैं अचर बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्या देखेंगे, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ओम तिवारी, ठीक से बैठे हो, क्या है हमारा टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, टॉपिक लिख लीजिए। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है, व्हाट इज टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट, ठीक है। तो अचर बल द्वारा किया गया कार्य, क्या बोला मैं, अचर बल के द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखोगे, अचर बल द्वारा किया गया कार्य
बल के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। लिख लीजिए, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्या लिखोगे, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज मेजर्ड as the product of the magnitude of force and the displacement covered by the body, displacement covered by the body in the direction of the force, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू, मैथमेटिकली में वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इतना लंबा मैं तो नहीं लिखूंगा, इसलिए आप लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैं 9th वाले को आज इसलिए बैठाया हूँ कि थोड़ा सा उनका बेसिकली और क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम तो चालू होने वाली है, देखिए जनवरी का महीना है और काफ़ी छोड़ कर वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि समय ही नहीं मिलता है। कोर्स कंप्लीट तो हो गया है और कुछ लोगों का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। आप लोग पुरानी वीडियो को अच्छे से देखिए, उससे प्रिपेयर करिए, ठीक है। 10 इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इफ़ द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, माने कुछ भी ले सकते हैं, इफ़ द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस डी, है ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डी, ठीक है। इफ द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी, देन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कितना होगा, एफ, एंड वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, मैंने शुरू समझाया था, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं, डी, एस, एक्स एंड सो ऑन, ठीक है राहुल, ठीक है, क्लियर इधर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी, ओके, एनी डाउट। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द स्केलर डायरेक्शन, किट्टू इसको भगाओ, देखो गाय आ गई, किट्टू भगाओ। हमारे यहाँ गाय भैंस बकरी सब आते रहते हैं और जितने भी गार्डन है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इफ द फोर्स, क्या लिखेंगे, ओके, तो W इक्वल टू एफ डॉट डी, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं F, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए लिखिए, फोर्स एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस दिशा में जो विस्थापित हो रही है उसका डायरेक्शन सेम हो, देन द वर्क डन में बी डिफाइन एज फॉलो, है ना। यदि कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, ठीक है, तो हम वर्क डन को क्या फॉलो करेंगे, नंबर, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज मेजर एट द, क्या लिखेंगे, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज मेजर एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट माने घटक, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये इसको लिखोगे, किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य, बल का विस्थापन की दिशा में, क्या लिखोगे, किसी, हिंदी में बोला, किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य, क्या लिखोगे, किसी अचर बल द्वारा किया गया बल का विस्थापन की दिशा में या बल का विस्थापन की अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। बार बार वही चीज़ें आ रही, देखिए, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स, या फिर लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे, वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ
फोर्स, देखिए ध्यान रखिएगा, वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक किधर। अब देखिए यूनिट देखते हैं हम, छोटे क्लास में अपन तो पढ़े थे। यूनिट ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। बल कार्य का ऐसा पद्धति में क्या मात्रक होता है? जूल। ठीक है। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग, ERG। ठीक है, जूल और अर्ग। क्लियर। और कार्य का हम विमी सूत्र क्या निकालेंगे? W इक्वल टू FD। तो बल का विमी सूत्र होता है MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट इज L, तो हो जाएगा ML² T - 2। ठीक है, क्लियर। अब कोई बोलेगा कि 1 जूल को डिफाइन करो, 1 जूल को डिफाइन करो, तो क्या लगोगे? W इक्वल टू FD है ना, तो हो जाएगा जूल, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 जूल। यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करने पर, है ना, फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, तो अप्लाइड एक अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? 1 जूल। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। वैसे ही अर्क को डिफाइन कर लेंगे। कोई बोले अर्क को, एक अर्क को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे एक अर्क बराबर बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? डाइन। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु पर हम 1 डाइन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 डाइन क्या होती है? विस्थापित हो जाती है, तो यह कार्य कितना होगा? 1 अर्ग। ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सी बात है कार्य जूल में, है ना। यदि ये 9th में अपन पढ़ चुके थे। अब SI और सीजीएस पद्धति में संबंध हम देख सकते हैं। देखिए W इक्वल टू FD, फिर से वही आ रहा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो 10⁵ और +2, ये हो जाएगा डाइन इंटू, ये हो जाएगा 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 10⁵, ये हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर की इसका यूनिट होता आता है अर्ग का। तो 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्लियर। इसको मिटा देते हैं हम और हम आते हैं अगला टॉपिक पे। ये सिंपल सी बात था। क्लियर। तो माना किसी वस्तु पर हम कितना लगा रहे हैं? बल F लगाते हैं, जिससे वस्तु, है ना, माना कोई वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु क्या है? बल की दिशा में विस्थापित हो जा रही है ना। इसको डायग्राम बना के समझाते हैं। ये देख रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट है। क्या ये 3 ऑब्जेक्ट है ना। अब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? h डिस्टेंस, है ना। और दूसरा कंडीशन पहला हम बताते हैं। ये हम फोर्स लगाया मैंने, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है? s। ठीक है। मैंने ये कितना फोर्स लगाया? F, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? S। और किस डायरेक्शन हुआ? जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, यहाँ। ठीक है, कोई डाउट? अब यदि मैंने फोर्स लगाया है तो कुछ एंगल थीटा पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है? S डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? D। और जैसे मैंने बताया था बल का घटक, है ना, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कितना हो जाएगा? F cos थीटा। ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? S।
क्लियर? ये क्या है हमारा फोर्स, इसको बना लीजिएगा डायग्राम को। This is the components F cos theta is the components in the direction of applied chord and theta is the angle subtended by x axis, है ना, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? माना किसी वस्तु पर हम कितना बल लगा रहे हैं, F बल लगाया जाता है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो होता है x अक्ष अनुदिश उसे विस्थापन कितना हो रहा है, s हो रहा है। तब विस्थापन के अनुदिश माने विस्थापन के अनुदिश अर्थात हम x अक्ष के अनुदिश जो बल का मान होगा कितना होगा, F cos थीटा। क्लियर? क्लियर? Let a force F is applied on a body which produce displacement S along x axis, ठीक है, along x axis in the body if the force F makes an angle theta with x axis, if the force makes an angle theta with x axis, then the component of force be F cos theta, है ना, then the component of force along x axis will be F cos theta। इसका x अक्ष के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा, F cos थीटा। यदि कोई हम बल लगा रहे हैं और वो विस्थापन कितना हो रहा है, थीटा एंगल बनाते, x अक्ष से थीटा एंगल बनाते हुए विस्थापित हो रहा है, तो उस बल की दिशा में विस्थापन का घटक कितना हो जाएगा, F cos थीटा। अब इस कंडीशन में देखिए, इसको समझ रहे हो, अब जब हम बल लगा रहे हैं तो विस्थापन हमको क्या मिल रहा है, S, किस दिशा में, बल की दिशा में। अब यदि हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, अब बल हम लगाते हैं तो लेकिन जो है हम विस्थापन कितना हो रहा है, x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, विस्थापन थीटा कोण बनाता है, तो उसका विस्थापन की दिशा में कितना होगा घटक, F cos थीटा होगा। ये किस दिशा में होगा, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, F का इस दिशा में। और इस कंडीशन में हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा, W = F cos थीटा। क्या मिलेगा, W = F cos थीटा इंटू S। तो W हो जाएगा F cos थीटा। ये छोटे क्लास के भी 9th में भी पढ़ाए थे कि विस्थापन x अक्ष की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos थीटा। ठीक है, विस्थापन के अनुदिश अर्थात x अक्ष अनुदिश बल का घटक कितना होगा, F cos थीटा। क्लियर? कोई डॉट समझ में आई यहाँ बात? ठीक है, तो इसको डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए, है ना। तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, है ना, अभी हम क्या देख रहे थे हमारा टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए लिख लीजिए, द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड, क्या लिखेंगे, द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड as the scalar product of the force, the work done by a constant force is defined as the scalar product, scalar माने अदिश, of the force and displacement of the body। ठीक है, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, बल के परिमाण और बल की दिशा में और क्या लिखिए, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, बल के परिमाण और बल के दिशा के अनुदिश विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? अब विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की हम गणना करेंगे। क्या करना करेंगे, विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की गणना। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। देखिए, नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन, नेचर ऑफ वर्क डन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, NATU, नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस नेचर।
सिचुएशंस कर देते हैं। सिचुएशन, ठीक है। विभिन्न प्रकृतियों में, विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की गणना हम करेंगे। क्या करेंगे? विभिन्न स्थितियों में कार्य की गणना करते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कार्य जो है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर है। क्या है? कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर है। लिख लीजिए, क्या लिखोगे? वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार्य को एक अदिश राशि बोलते हैं। इट्स वैल्यू में भी, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होगी। स्केलर प्रोडक्ट है, आप लोग सदिश पढ़ाया होंगे तो सब सारी डिटेल क्लियर किए थे हम लोग कि जो कार्य है बल और विस्थापन के अदिश सदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। इसलिए कार्य को हम धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो वर्ग या परपेंडिकुलर में डिफाइन करते हैं, है ना। इट्स वैल्यू में भी डिफाइन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स, बिटवीन द फोर्स एंड डिपेंड। और ये किस पर डिपेंड करता है कि कार्य जब हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है तो उनका बीच का एंगल कितना है, ठीक है। क्लियर? तो आज देखते हैं, पहला देखते हैं पॉजिटिव वर्ग। क्या देखेंगे? पॉजिटिव वर्ग। नंबर 1, पॉजिटिव वर्ग। पॉजिटिव वर्ग तो W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखिए, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये जाएगा एफ एस मैक्सिमम, ठीक। पहला होता है एफ एस कॉस थीटा, माने थीटा इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। पॉजिटिव, ठीक है। देन इफ थीटा इज कितना रखते हैं? 0 डिग्री रख दो या एक्यूट एंगल रख दो, देन कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। मान 90 डिग्री के अंदर जो भी एंगल्स रखते हैं, जो भी वैल्यूज रखते हैं, तो उसमें कॉस थीटा की वैल्यू को हमको ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है, मिलेगी ना पॉजिटिव। हैंस द वर्क डन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। माने हैंस इस प्रकार किया गया कार्य धनात्मक होता है। हैंस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन जो होता है उसी दिशा में, जी हम ईस्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमको ईस्ट में मिलेगा, वेस्ट में लगा रहे हैं तो वेस्ट में। माने ऐसा नहीं कि हम ईस्ट में फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमको दूसरा मिल रहा है तो दूसरा प्रकार का पूछ जाता है। तो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं हमको विस्थापन भी उसी दिशा में मिल रही है। ओके, दे मेक एक्यूट एंगल विथ ईच अदर, देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देते हैं धनात्मक कार्य का। क्या होगा? मान लो कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, ठीक। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये लगातार गिर रहा है, अब ग्रेविटी ये गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटी जी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक। जब कोई पिंड, क्या लिखोगे? जब कोई पिंड गुरुत्व के अंडर द ग्रेविटेशन, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र, फ्री फॉल गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, या गुरुत्वीय त्वरण और विस्थापन दोनों होगा डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर होगा, तो ये जो होगा पॉजिटिव वर्ग, क्योंकि मैंने कहा था पॉजिटिव वर्ग क्या होता है? जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में विस्थापन होगा। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी
falling freely under gravity is positive. This is because the direction of displacement and gravitational force is same. नंबर 2 लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति रस्सी से, आप लोग कुएं में से लगाते हैं बाल्टी से, कुएं को एक बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं, एक पुल्ली रहती है, उसमें से अपन क्या करते हैं, बाल्टी को कुएं में डालते हैं और फिर पानी लेके खींचते हैं, ठीक है। तो जब कोई या आप हम तुम कोई भी, जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी को, जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं से पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल, हम बल इधर खींच रहे हैं, ऐसे इधर खींचे हैं, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल अब बाल्टी का विस्थापन भी ऊपर हो रहा है ना। इसका डायग्राम से ऐसे हम समझ सकते हैं, ये तो कुआं, इसका कोई वो ही नहीं है, ये मान लो कुआं है, ये घिरनी है, ये आप यहाँ पर भाई दे रहे, आपने खड़ा होके ये अपने हाथ से खींच रहे हैं, तो आप जो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। कि जब आप बाल्टी से बंधी, रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में डालकर जब आप खींचते हैं, तो आपका द्वारा लगाया गया बल और बाल्टी के द्वारा विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये भी एक किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क का। लिख लीजिए, इन पुलिंग, क्या लिखेंगे, इन ए पुलिंग आउट ए बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, क्या लिखेंगे, इन पुलिंग, जो लिख लीजिए, इन पुलिंग आउट ए बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, वेल माने कुआं, बाय मीन्स ऑफ रोप, बाय मीन्स ऑफ रस्सी tied to it, we find that the direction of both force and displacement is same, then this types of examples is known as positive type of example. Okay, the force applied by the person is the same as that of the displacement. और एक तो और एग्जाम्पल आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, लॉन रोलर। लॉन रोलर क्या होता है, जब घास जिससे काटते हैं ना अपन, उसको लॉन रोलर भी कहा जाता है। हमारी वीडियो लंबी तो ना चली जाएगी, चलिए 33 मिनट्स की हो गई है, थोड़ा सा और पढ़ा के। जब लॉन रोलर को हम उसके हत्थे पर बल लगाते हैं, ठीक है, हल लगाते हैं और खींचते हैं, लॉन रोलर देखे होगे ना, जो घास, तो बल और विस्थापन के बीच का जो एक्यूट एंगल बनता है, न्यून कोण बनता है, तो इस स्थिति में जो वर्क किया जाता है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लिख लीजिए, व्हेन ए लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, व्हेन लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइड फोर्स ऑन इट्स हैंडल, पकड़ के, एक्यूट एंगल इज सबटेंडेंट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, और दूसरा भी हॉर्स पुलिंग वाला भी देख सकते हैं, मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था आपको, हॉर्स पुलिंग में बुलक कार्ट वाला, हॉर्स एंड कार्ट वाला, व्हेन ए हॉर्स पुल से कार्ट द वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव। सेकंड लिखते हैं निगेटिव वर्क। आ जाइए आप दूसरा, नेगेटिव वर्क। theta equal to 180 degree, then cos theta is negative. We know that cos 180 degree is -1, तो W equal to कितना जाएगा, FS, निगेटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या समझ रहे हैं आप, बताओ। कौन तिवारी जी, आप उधर खड़े हैं, आइए इधर बैठिए, आइए, कम इन हियर, क्या लेट आया कोचिंग, आइए जल्दी आइए, कम हियर। द ऑब्टूस एंगल, ठीक है, द ऑब्टूस एंगल, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तो ऑब्टूस एंगल इज
90 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। ओके क्लियर। तो मैंने 180 डिग्री रख दिया जाए, देन द cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, एंड द वर्क डन विल बी निगेटिव। क्या लिखोगे, इस प्रकार जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा की, इस प्रकार जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत में बल ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ठीक, जैसे चलिए अब उसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। इस प्रकार जब क्या लिखोगे, इस प्रकार जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है अतः बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण होता है, तो बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। दस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे, दस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली या डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन और दे मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ ईच अदर, देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, देखिए अभी मैंने कुआं का बाल्टी का दिया था, जब आप बाल्टी जो रस्सी से बंधी आप खींचते हैं तो बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों की दिशाएं विपरीत है। यदि बाल्टी रस्सी टूट जाती है तो आप इधर और बाल्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब किसी खुरदरी सतह पर एक वस्तु को चला जाता है, मानो जो रफ सरफेस है खुरदरी सतह पर, जिगजैग, आप इधर खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये भी एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल्स है। ठीक है, जब किसी खुरदरी सतह पर एक वस्तु को हम चलाते हैं तो घर्षण बल विस्थापन के विपरीत होता है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होता है। क्लियर हुआ, लिख लिए, लिखते चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में स्पीड बढ़ाइए, जितना स्पीड कैसे भी लिखिए, घर में जाकर उसको सुधार लीजिएगा। अब यहाँ हैंड राइटिंग मत देखो, ठीक है। क्या बोले, जब किसी रफ सरफेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मोशन करने का इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, when an object is moved over a rough surface, then the force of friction, क्या लिखोगे, then the force of friction is directed in opposite the displacement. ठीक, therefore work done by the friction force by negative। एक चीज और देखे हुए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। जब किसी पत्थर को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, ये मैंने उठाया, ठीक है, तो पत्थर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, मैंने इसको चाक को डस्टर के यहाँ से यहाँ तक उठाया, तो इसका डिस्प्लेस हुआ, पहले नीचे रखा था, अब कुछ दूरी तक क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। जब किसी भी पत्थर को ऊपर की ओर उठाते हैं या किसी भी चीज़ को ऊपर की उठाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। ठीक है, यही टंग तो नहीं जाता, इसको गुरुत्वाकर्षण में नीचे की ओर खींच रही, छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा। डिस्प्लेस उधर, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जब किसी पत्थर को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाते हैं, तो पत्थर में विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण में दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है। अतः ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, ये कार्य करेगी। हम कार्य सब माने कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो कार्य होता है ना, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचा अगेंस्ट टू ग्रेविटी, विस्थापित हुआ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक कार्य करेगी। यहाँ पर क्या कार्य करेगी गुरुत्वाकर्षण बल, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचेगी। तो आपका फोर्स इधर हुआ, और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर जो खींचा गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज नेगेटिव। हम तैयारी आप उधर से झांक रहे हैं, आइए। ठीक, और एक बार एग्जाम्पल बाल्टी वाले तो लिख दिए ना, लिखिए आप लोग, लिख लिए। चलिए, जब कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालता है, जब कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होता है, देखो हम तो खींच रहे हैं, हम कार्य धनात्मक होगा, किंतु जो ग्रेविटी है, जैसे मैंने बताया ना,
ये ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की ओर जी, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा और निगेटिव हो जाएगा। इन पुलिंग आउट ए बकेट ऑफ वाटर, क्या लिखोगे, इन पुलिंग आउट ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल टू वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव, वेयरएज जबकि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। ठीक, जब हम बाल्टी को खींचते हैं तो हमारे द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड से इस बाल्टी को नीचे की खींच रही है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए कम से कम हमारी वीडियो 40 मिनट्स की हो गई। एक क्लासेस 40 मिनट का होता है। पॉजिटिव निगेटिव वर्क हो गया, 6 एग्जाम्पल्स हो गए। कल हम इसको देखेंगे जीरो वर्क, ठीक है, जीरो वर्क देखेंगे और इससे रिलेटेड भी टॉपिक देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, तो लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन्स में दोनों लैंग्वेज में बोलने का प्रयास किया ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, और इसीलिए मैंने अपने क्लास में 9th वालों को बैठाया ताकि उन लोग क्या हो, थोड़ा सा उनका रिकवर हो जाए। अभी जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं जो 9th में मूव कर रहे हैं उसको इस वीडियो को अधिक देखना चाहिए और थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करना चाहिए। यदि जिसको मैथ्स साइंस लेना है, मैथ्स साइंस नहीं भी लेना है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और भी आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स में सब सारी चीज़ें पूछा जाता है, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है। अंडर 10th के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये सब चीज़ें के पूछा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए यूज़फुल है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।